हाय गाइस, आज की क्लास रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है और टॉपिक रहेगा अरावली प्रदेश। जो कि अरावली प्रदेश एक भौतिक भूभाग है, भौतिक प्रदेश है। जो कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश वैसे 4 है। इनमें से दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश अपन पढ़ेंगे। लीजिए अपन क्लास स्टार्ट करते बिना देरी करते। अरावली पर्वतमाला की अगर कुल लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की अगर राजस्थान में उसकी लंबाई देखें तो 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, उसका 80% भाग है वो केवल राजस्थान में उसका विस्तारित है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत देखा जाए, मेन शुरुआत जड़ से देखा जाए तो जो मिनिकॉय द्वीप है, जो अरब सागर लक्षद्वीप में स्थित है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वतमाला का स्थलीय भाग की शुरुआत है। अगर अरावली पर्वतमाला की स्थलीय भाग की शुरुआत देखें तो वो खेड़ ब्रह्मा, जो कि कहाँ पर है, पालनपुर गुजरात में, वहाँ से प्रारंभ होता है और रायसेन की जो हिल्स है दिल्ली में, वहाँ तक उसका विस्तारित है। तो टोटल कितना किलोमीटर है, 992 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कुल देखी जाए तो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में उसकी लंबाई देखें तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 80% भाग केवल राजस्थान में है। उसके बाद देखिए इस रायसीना पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीन सीना हिल्स पर बना हुआ है और वहाँ तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत सिरोही से प्रारंभ होकर सिंगाना झुंझुनू तक विस्तारित है। अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत देखें तो सिरोही से माउंट आबू से प्रारंभ होती है और कहाँ तक होती है, झुंझुनू में सियाना तक। झुंझुनू में सियाना तक कितनी है तो 550 किलोमीटर है। केवल 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में उसकी लंबाई है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वतमाला की विशेषता। अरावली पर्वतमाला की विशेषता क्या है, यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। जैसे अपन राजस्थान का एक मैप लेते हैं और मैप के माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। जैसे मैंने ये राजस्थान का आपके सामने मैप बनाया, इस प्रकार से राजस्थान को 2 भागों में जो अरावली पर्वतमाला विभाजित करती है। इसके बाद देखिए यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। ये मरुस्थल का जो बढ़ाव है, उस मरुस्थल के बढ़ाव को क्या करती है, रोकती है। कौन रोकती है, अरावली पर्वतमाला। लेकिन इसमें 12 अंतराल पाए जाने के कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। उसमें केवल 12 अंतराल है अरावली पर्वतमाला के, इस कारण मरुस्थल जो धीरे धीरे बढ़ता है। इसके उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। उसका उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग की तुलना में जो दक्षिणी भाग है वो काफ़ी क्या है, चौड़ा है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला है एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में हूबहू पूछा गया है कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो वो करता है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद उसका दक्षिणी भाग कैसा है, तो चौड़ा है। उसके बाद देखिए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों का जल विभाजन करती है। जो पवनें आती है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, जो पवनें आती है उन पवनों में जल विभाजन का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। जो अरावली पर्वतमाला है, जो बंगाल से खाड़ी से आने वाली जो पवनें हैं, अरब सागर से आने वाली पवनें हैं, उनके समानांतर होने के कारण उन पवनों को 2 भागों में विभाजित कर लेता है, जिसे पश्चिमी भाग में वर्षा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वतमाला की कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है। देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता ये है कि अरावली पर्वतमाला का अगर विस्तार देखें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। जैसे कि अपन डायग्राम्स के माध्यम से समझने की ये अरावली पर्वतमाला है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। किसका विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का। उसके बाद देखिए अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर कम होती जा रही है। दक्षिण पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर बढ़ता जाता है तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है।
मतलब दक्षिण ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर अपन जाते हैं तो ऊंचाई क्या करती है, बढ़ती है। इस बात का भी ध्यान रखना, ये भाई कई बार एग्जाम में उसको हुबहू पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई किस प्रकार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद देखिए, राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है। कुछ नदियां हैं वहाँ से अरावली पर्वतमाला से उसका उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला का अवशिष्ट रूप घिसा हुआ रूप में स्थित है। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की अल्पेशियन पर्वतमाला से की गई है। अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में एक अल्पेशियन पर्वत है, उस अल्पेशियन पर्वत से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। इसी पर्वत को घिसा हुआ या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अरावली पर्वतमाला में इस प्रकार वलन की क्रिया में, फोल्ड की क्रिया में ये बना हुआ है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है वलन पड़े हुए है। इसे सर्पिलाकार आकृति कहते हैं, सांप की आकृति में ये है। कौन है, अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद आगे देखिए, अबुल फजल ने जो अबुल फजल था उसने कहा है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना ऊंट की गर्दन के समान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की गई है, तो अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना ऊंट की गर्दन के समान की गई है। जिस प्रकार ऊंट की गर्दन एक सिरपल्लाकार आकृति में होती है, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की तुलना की है। किसने की है, अबुल फजल ने। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। बहुत अधिक मात्रा में अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए उसे खनिजों का अजायब घर या राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब कहा जाता है और अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला को जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा है। अरावली पर्वतमाला की अगर औसत ऊंचाई देखें तो 930 मीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई बताइए, तो कितनी है, 930 किलोमीटर। आगे देखिए, कुछ प्रश्न हैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित। कई बार एग्जाम में ऐसे हुबहू प्रश्न आए, उसको अपन सॉल्व करते हैं। कारण और कथन संबंधी है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रचार को रोकती है, ये तो है कथन। दूसरा कथन क्या है, अरावली पर्वतमाला राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विच्छेदन या खंडित नई रूप में फैली हुई है। तो देखिए, कथन आर और ये दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। तो उसमें उसका राइट आंसर रहेगा डी, जो कि क्या है, आर है और आर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की जो व्याख्या है वो पूर्ण रूप से सही नहीं कर रहा है। आगे प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमाला में खनिजों की अधिकता है। बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला, दूसरा है अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है, इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। बिल्कुल सही है। तो उसका राइट आंसर है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि राज्य के जो पश्चिमी भाग है, उस राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखिए, राइट आंसर उसका सी रहेगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। सही है। आर है, अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है मैदानी है, जबकि पश्चिमी भाग मरुस्थल है। इसमें दोनों सही है। उसका राइट आंसर रहेगा ए। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का कम विस्तार कहाँ पर है, झुंझुनू में। ये हुबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली पर्वतमाला का अगर सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर में, और कम विस्तार पूछा जाए तो झुंझुनू में। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला सबसे उच्चतर जो क्षेत्र है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो कौन सा है, माउंट आबू, जो कि माउंट आबू में उड़िया का पठार भी स्थित है। कहाँ है, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर है, तो माउंट आबू में। कहाँ पर है, माउंट आबू में। आगे देखिए, जबकि जो निम्न स्तर का जो क्षेत्र है, सबसे नीचा क्षेत्र है, वो पुष्कर झील अजमेर में। सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो माउंट आबू। सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट आबू है और सबसे नीचा पॉइंट है, निम्न स्तर का पॉइंट है, वो पुष्कर झील अजमेर है। उसके बाद राजस्थान के सबसे उच्चतर माउंट आबू है, जबकि निम्न स्तर सांबर झील, जो कि जयपुर ग्रामीण है, जो कि वर्तमान का प्रश्न है। ये
वर्तमान की करंट से संबंधित प्रश्न है, जो कि वर्तमान में जो 19 जिले नए बने हैं, उस 19 जिलों में नए बनते हुए ज्योग्राफी के प्रश्न में कुछ अपडेट किया गया है। तो देखिए, पहले पुष्कर झील अजमेर था, अब सांबर झील जयपुर ग्रामीण है। निम्न स्तर का पॉइंट। आगे देखिए, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो 3 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई क्या है, प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, मध्य अरावली में कौन सी है और दक्षिणी अरावली में कौन सी है। पहले देखेंगे अपन उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली देखिए, उसकी औसत ऊंचाई है वो 425 मीटर है। उनकी प्रमुख चोटियाँ होती है, एक तो रघुनाथगढ़ सीकर में, खो जो कि जयपुर में, बरोस जो कि अलवर में, बरखाड़ जो कि जयपुर ग्रामीण में, और बबई नीमकी थाना में, और बिलाली जो कि और मनोर खताना जो कि जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद बैराट जो कठपुतली बरोड में है। ये प्रमुख जो चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ कौन सी है, ये उत्तरी अरावली में है। उसकी अपन लंबाई भी एक बार देखेंगे कि कैसे है। देखिए, जो कि औसत ऊंचाई कितनी है उत्तरी अरावली की, तो 450 मीटर है। उसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो रघुनाथगढ़ की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1055 मीटर है। खो की जो अगर पूछी जाए तो 920 है। बरोज की पूछी जाए, बरोज कहाँ पर है, अलवर में, 792 मीटर है। बरखाड़ा कहाँ पर है, जो कि जयपुर ग्रामीण में 876 किलोमीटर है, 876 मीटर है। उसके बाद बबई जो कि 780 मीटर है, नीम का थाना में स्थित है। बिलाली जो कि 770 मीटर है। मनोर का थाना जो कि जयपुर ग्रामीण में, जो कि 747 मीटर है। और बैराट जो कि कोटपुतली बरहोड में है, जो कि कितनी है, 704 मीटर है। जो कि बैराट पहले विराटनगर जयपुर में था, अब कहाँ गया, कोटपुतली बरहोड में आ गया। आगे देखिए, मध्य अरावली। मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई कितनी है, 550 से लेकर 500 के मीटर समथिंग है। उसके बाद उसमें प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, गोरमजी जो कि टोडगढ़ ब्यावर में है, उसकी औसत ऊंचाई है 934 मीटर। उसके बाद तालागढ़ जो कि अजमेर की है, 870, 872, 873। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि तालागढ़ का पूछा जाता है अधिकतर, और रघुनाथगढ़ है सीकर में, उसका भी पूछा जाता है। तो इस आगे देखिए, कौन सा आएगा, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 1000 मीटर। कितनी है, 1000 मीटर। और उससे दक्षिणी अरावली में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है अरावली पर्वतमाला की, वो है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर है। और दूसरी है शेरगढ़ जो कि 1597 मीटर। उसके बाद दिलवाड़ा है जो कि सिरोही में, ये भी है माउंट में, जो कि 1442 मीटर है। उसके बाद जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। आबू खंड जो कि सिरोही में 1295 मीटर। और कुंभलगढ़ राजसमंद में जो कि 1224 मीटर। और ऋषिकेश जो कि सिरोही में है गया 1017 मीटर। और कमलनाथ जो कि उदयपुर में 1000 मीटर। और सज्जनगढ़ उदयपुर में जो कि 938 मीटर। ये सारी जो कि चोटियाँ हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन चोटियों का क्रम कैसे है, कौन सी बड़ी चोटी है, कौन सी छोटी है। वैसे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चोटी है वो टोटली कहाँ पर है, सिरोही उदयपुर जो कि सिरोही में, दूसरी भी सिरोही में, और तीसरी कहाँ पर है, वो भी सिरोही में। तीनों सिरोही में, गुरुशिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों है। जरगा जो कि उदयपुर में 4 नंबर की। उसके बाद आगे देखिए, अपन देखते हैं ट्रिक के माध्यम से अरावली पर्वतमाला चोटियों के बारे में समझेंगे। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुम ऋषि कमल सजन, कुम ऋषि कमल संजन। ये मतलब अरावली पर्वतमाला की चोटी है, उन चोटियों की ट्रिक है। मतलब गुरु से आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुम ऋषि कमल सजन, कुम ऋषि कमल सजन। गु से गुरु शिखर, से शेरगढ़ जो कि गुरु शिखर 1722, शेरगढ़ जो कि 1597, दिल से दिलवाड़ा जो कि 1442। उसके बाद ज से जरगा जो कि 1431। उसके बाद आ से असलगढ़ जो कि 1380। और रको से आबू खंड जो कि कितना है, 1295। उसे कुंभ से कुंभलगढ़ जो कि 1224 मीटर। और ऋ से ऋषिकेश जो कि 1070 मीटर। और कमल से कमलनाथ जो कि 1000 मीटर। और सज्जन से सज्जनगढ़ जो कि
938 में। ये चोटियों का क्रम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि चोटियों का क्रम बताइए, किस प्रकार के क्रम है। इसके बाद देखिए आगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार भाग है। ये उत्तरी अरावली जो कि कहाँ पर है, सीकर में। वहाँ से अपन देखेंगे उत्तरी अरावली का जो पॉइंट है सीकर में, झुंझुनू में सॉरी सिंगाना, और दक्षिणी अरावली का जो पॉइंट कौन सा है, सिरोही में। इसमें उत्तरी अरावली में कौन सा है, सिंगाना। उसके बाद देखिए मध्य अरावली में आते हैं, वह सांबर का क्षेत्र आता है, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। उसके बाद देवगढ़ आता है, जो कि मध्य अरावली और दक्षिण अरावली की जो मध्य का क्षेत्र है वो कौन सा है, देवगढ़ राजसमंद। उसके बाद दक्षिणी अरावली में क्या क्या है, बेडस नदी है, बनास नदी है, सोम नदी है, साबरमती है, बनास है, पश्चिमी बनास है, और आबूखंड का पठार है, जैसे उड़िया का पठार कहा जाता है। ये सारे दक्षिणी अरावली में आते हैं। मेवाड़ का पठार है, बोरहाट का पठार है, ये सारे दक्षिणी अरावली के अंदर क्षेत्र है। उसके बाद देखिए उत्तरी अरावली में क्या क्या है, जैसे शेखावाटी की पहाड़ियाँ है, रिंग्स की पहाड़ियाँ है, श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ है, तुरावाटी की पहाड़ियाँ है, और मालखेत की पहाड़ियाँ है। ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर आई है, तो ये उत्तरी अरावली में आई है, जिसमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, रिंग्स की पहाड़ियाँ, श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ, तुरावाटी की पहाड़ियाँ और मालखेत की पहाड़ियाँ। प्रश्न पूछा जाता है कि ये पहाड़ियाँ कौन से अरावली क्षेत्र में आती है, तो उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर आती है। आगे देखिए ये सांबर बेसिन से सिंगाना तक है, मतलब सांबर बेसिन से सिंगाना तक क्षेत्र है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ आती है, कौन सा, उत्तरी अरावली। ये उत्तरी अरावली है जो सांबर क्षेत्र से लेकर सिंगाना झुंझुनू तक है। उसमें कौन कौन चोटी आती है, इसमें अपन देखा शेखावाटी जो कि सीकर में, रिंग्स जो कि सीकर में, तोरावटी जो सीकर में, मालखेत सीकर में, और श्री माधोपुर पहाड़ियाँ ये नीम का थाना में। ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर आई है, उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली क्षेत्र है जो कि झुंझुनू सिंगाना से लेकर और सांबर तक। उसके बाद देखिए उत्तरी अरावली में क्वार्टजाइट और फिलाटिट्स चट्टानों की मिल्क से बनी है, जो कि उत्तरी अरावली है। एक क्वार्टजाइट और फिलाटिट्स ईंट से चट्टानों से बनी हुई है। उसमें क्रास्का और काकनवाड़ी पठार स्थित है। किसमें स्थित है, काकनवाड़ी और क्रास्का पठार कहाँ पर है, ये उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिए मध्य अरावली। मध्य अरावली इसका विस्तार सांबर बेसिन से लेकर देवगढ़ तक है। सांबर बेसिन से लेकर देवगढ़ जो कि राजसमंद तक है। इसमें मेरवाड़ की पहाड़ियाँ और मारवाड़ को अलग करती है, जो कि मेरवाड़ की पहाड़ियाँ है, और मेवाड़ की पहाड़ियाँ है जो कि उसको मारवाड़ को अलग करती है। इसका विस्तार कहाँ का है, तो अजमेर, ब्यावर, राजसमंद तक इसका विस्तार है मध्य अरावली का। यह अरावली का सबसे सकरा हुआ भाग है। अरावली का सकरा हुआ भाग देखें तो कौन सा है, मध्य अरावली। और मध्य अरावली का सर्वाधिक अंतराल यहाँ पर मिलते हैं। मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल मिलते हैं, किसमें, जो कि पहाड़ियों में अंतराल मिलते हैं। उसके बाद देखिए दक्षिणी अरावली। इसके दक्षिणी अरावली के भी दो भाग हैं, कौन कौन सा, एक तो मेवाड़ का पठार और दूसरा है आबूखंड जो कि उड़िया का पठार। दो पठार है, मेवाड़ का पठार और आबूखंड का पठार। उसके बाद देखिए मेवाड़ का पठार क्या है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है नदियों का बहाव है, जो समानांतर व दक्षिणवर्त है। मेवाड़ का पठार है, नदियों का बहाव क्षेत्र है, वहाँ पर समानांतर व दक्षिणीवर्त है। इसी मेवाड़ के पठार में भारत व राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, जो कि मेवाड़ का पठार है, यहाँ पर राजस्थान की जल विभाजक क्षेत्र है। दक्षिण से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यहाँ से राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद बोरहाट का पठार भी जल विभाजक का कार्य करता है। मेवाड़ का पठार तो करता ही करता है, साथ में जो कि मेवाड़ तो पठार करता ही है, साथ में जो बोरहाट का पठार है वो भी जल विभाजक का कार्य करता है। आगे देखिए लसाड़िया का पठार, जो कि लसाड़िया का पठार है वो शलूम्बर के अंदर है। और मेवाड़ की पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जरगा। कौन सी है, जरगा। मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरगा है, जो कि उदयपुर में है। उसके बाद देखिए आबूखंड जो कि उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में, जो कि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कितनी है 1722 मीटर। आगे देखिए कुछ नोट्स हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कर्नल जेम्स ने उसे संतों का शिखर कहा गया है। गुरु शिखर कितनी है, 1722
22 मीटर। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड था, विदेशी इतिहासकार था, उसने क्रूज शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। उसके बाद देखिए ये पठार कितना है, ये पठार जो कि 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। कौन सा पठार? जो कि उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है, 19 किलोमीटर तो लंबा है और 8 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। इस पठार पर नंदरॉक, टॉडरॉक की आकृति की चट्टान है, जो कि ये दोनों आकृति है ये नकी लेक झील के बिल्कुल पास में है। इस पर राजस्थान की सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। जो आबूखंड क्षेत्र है, उस आबूखंड क्षेत्र में उड़िया का पठार भी यहाँ स्थित है। उसको देखिए राजस्थान की प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ। बोराट का पठार कहाँ पर है? तो बोराट का पठार ये गोकुंडा और कुंभलगढ़ के बीच में है। गोकुंडा और जो कुंभलगढ़ है उसके बीच में विस्तारित है। कौन सा पठार? बोराट का पठार। दूसरा है भोमट का पठार। भोमट का पठार है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में विस्तारित है। उसके बाद देखिए बाकर। बाकर सिरोही में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसे बाकर कहा जाता है। आगे देखिए दशहरा, उदयपुर। दशहरा जो उदयपुर है ये जरगा वज्रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन सा है? दशहरा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दशहरा कहाँ है उदयपुर में, और कहाँ पर दशहरा का लोकेशन कहाँ है? तो जरगा वरांगा की पहाड़ियों के बीच का मध्य क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र, उसे दशहरा कहा जाता है। उसके बाद गिरवा जो कि उदयपुर, इसको पहाड़ों का मेखला भी कहा जाता है। ये गिरवा भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 56 का जो पर्वत है जो कि उदयपुर में स्थित है। आगे देखिए 56 की जो पहाड़ियाँ है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बालोतरा में। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बालोतरा में। उसके बाद 56 का मैदान कहाँ है? तो कि बांसवाड़ा वाला चित्र। उसके बाद 56 का पर्वत कहाँ है? तो कि उदयपुर में। उसके बाद जो बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ है, बीचा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और बबर माता की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। उसके बाद देखिए कुछ और है जिसमें बिजराल की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। बिजराल, दिवेर और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो राजसमंद में। उसके बाद देखिए सुंडा पर्वत जो कि 869 मीटर। उसके बाद रोजा भाकर जो कि 730 मीटर। उसके बाद इसराना माँ भाकर जो कि 839 मीटर। और जारोला भाकर जो कि 588 मीटर। ये चारों है चुंडा, रोजा भाकर, इसराना और राजोल जालोर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंडा पर्वत जो कि चुंडा की पहाड़ियाँ स्थित है और कितना है? 869 मीटर। आगे देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ है ये भी जालोर के सुंदा माता जसवंतपुरा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है ये? जसवंतपुरा क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद गोरिया की पहाड़ियाँ, गोरिया की पहाड़ियाँ जो कि पाली में। उसके बाद बीजासन की जो पर्वत है जो कि बीजासन पर्वत है जो भीलवाड़ा में। और नागा की पहाड़ियाँ व रत्नागिरी की पहाड़ियाँ ये दोनों कहाँ पर है? अजमेर में। उसके बाद आगे देखिए ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है वो बिजोलिया, भीलवाड़ा और बैसुरगढ़ चित्तौड़ के मध्य स्थित है। उसका ये क्षेत्र है जो ऊपरमाल का पठार है, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बैसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ तक स्थित है। उस बिजोलिया किसान आंदोलन भी इस क्षेत्र में हुआ था जो कि करीबन 43 वर्ष चला था। करीबन भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। इनके 3 चरणों में उसका इस आंदोलन का हुआ था। यहाँ पर अशोक नामक पवार था, उससे संबंधित था, और धाकड़ जाति के लोग थे उनके भी से ये आंदोलन हुआ था जो कि मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध। उसके बाद है कि मेसा का पठार है। मेसा का पठार कहाँ पर है? तो चित्तौड़ में। और दोराजी का पठार दोनों चित्तौड़ में। मेसा का पठार और दोराजी का पठार चित्तौड़ में। पीडमांड का पठार राजसमंद में। और नानी शिरडी का पहाड़ी है पाली में। और सारण पर्वत है वो कहाँ पर है? पाली में। ये सारे अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार हैं। उसके बाद टोडगढ़ जी की पहाड़ी है। टोडगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ब्यावर में। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? दौसा में। जालना की पहाड़ी है, मोती डूंगरी पहाड़ी है, गणेश डूंगरी पहाड़ी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद देखिए बैराट की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियाँ जो कि कोतपुट्टी बरौड़ में। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। उसके बाद हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में। हर्षनाथ तो कहाँ है? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तो कहाँ है? अलवर में। और हर्ष की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है? सीकर में। दोनों कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ध्यान में रखना। आगे देखिए राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख दर्रे हैं उस राजस्थान के प्रमुख दर्रों और नाल को अपन समझेंगे। उसके बाद प्रमुख नाल कहाँ पर है? तो पहला देखिए पगलिया है जिलवाड़ा की नाल, देसुर की नाल और सोमेश्वर की नाल। ये तीनों नाल है, ये कहाँ पर है? पाली में।
पगलिया जिलवाड़ा की नाल, देसुर की नाल और सोमेश्वर की नाल दोनों का है, तीनों पाली में। उसके बाद बर दरा, पाखिरिया दरा, सूराघाट दरा और शिवपुरी दरा, शिवपुरी घाट एक पर है ब्यावर में। ब्यावर में 4 है, पाली में 3 है। पाली में 3 कौन कौन से? पगलिया, जिलवाड़ा, देसुरी की नाल और सोमेश्वर। ब्यावर में कौन कौन से? बरदरा, पाखिरिया, सूरघाट और शिवपुरी। उसके बाद देखिए राजसमंद में भी 2 दर्रे, गोरमघाट का दर्रा और खामली का दर्रा। गोरमघाट का दर्रा बहुत ही फेमस दर्रा है, जहाँ पर एक फिल्म भी बनी हुई है। उसके बाद फुलवाड़ की नाल का जो दर्रा है उदयपुर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवाड़ की नाल, जो कि उदयपुर में स्थित है। उसके बाद हल्दी घाटी की नाल है, वो कहाँ पर है? राजसमंद में। और ये चंदन के वृक्ष वहाँ मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी की नाल कहाँ पर है? राजसमंद में। अब चंदन के वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद अरावली पर्वतमाला से निम्न से गुजरती है। किन किन जिलों से अरावली पर्वतमाला गुजरती है? तो उदयपुर से। कहाँ से गुजरती है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, सोलंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण है, अलवर, कोटपुली, बरोड है, खेड़तल तीजारा है। उसके बाद सीकर है, नीम का थाना है और झुंझुनू। इन जिलों से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो गाइज आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? अरावली पर्वतमाला, उस अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ, उनकी लंबाई, उनके प्रमुख दर्रे, अपन ने विस्तार से इस क्लास को बहुत ही शानदार ढंग से समझा। छोटा सा निवेदन करूंगा, क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। और छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भारत।